हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम 1 मार्कर क्वेश्चन करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी चैप्टर का, या फिर आप बोल सकते हो थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। ओके, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये चैप्टर हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड दिस चैप्टर बिलोंग्स टू जियोमॉर्फोलॉजी सेमेस्टर नंबर फर्स्ट, जियोग्राफी ऑनर्स। ये आपके फिजिकल ज्योग्राफी में भी पढ़ना हो सकता है, ठीक है। जिनको जियोमॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ना होगा, हो सकता है उनको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स इसके सेम होते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी से मैच करते हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चंस देखते हैं, देन इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो इधर है, आइसोस्टेसी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। सबसे स्टार्टिंग का क्वेश्चन है कि आइसोस्टेसी वर्ड आया किधर से था, कौन से वर्ड से लाया गया था और किसने इसको लाया हुआ था। ठीक है, तो किसने इसको लाया था, किसने इस वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज किया था। क्या वो डटन थे, एरी, प्रैट और जॉली, इन सब में से कौन थे। आई होप आपको आंसर पता होगा। फर्स्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, डटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, द आइसोस्टेसी इन द अर्थ्स इंटीरियर इज फुलफिल्ड बाय। जो आइसोस्टेसी है अर्थ्स के इंटीरियर में, या फिर बोल सकते हो जो एक बैलेंस है, जो एक स्टेबिलिटी है, वो किस चीज़ से फुलफिल करी जा रही है। तो क्या वो अंडरग्राउंड वाटर है, कि मैग्मा है, रॉक्स है, इरोजन है। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि हमारे अर्थ के अंदर क्या है, मैग्मा है। ठीक है, तो ये जो आइसोस्टेसी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, या फिर बोलो जो स्टेबिलिटी है, वो किससे फुलफिल की जा रही होगी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, मैग्मा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, द स्टेशन सेलेक्टेड इन द जियोडेटिक सर्वे ऑफ गंगेटिक प्लेन्स इन इंडिया इन 1859। 1859 में जो जियोडेटिक सर्वे हो रहा था गंगेटिक प्लेन में, उसके लिए कौन कौन से स्टेशन सेलेक्ट किए गए थे। नॉर्मली तो हमें पता है कि बहुत सारे रीजन्स, बहुत सारे प्लेसेस सेलेक्ट किए गए थे, लेकिन हमें क्या जानना है, हमें तो उसके बारे में ही पढ़ना था ना, सिर्फ जो एक पर्टिकुलर लिया गया था, तो आंसर भी हम वही देंगे। तो क्या वो कल्याण था, कल्याणपुर, कल्याण एंड कल्याणपुर और देहरादून एंड कल्याण। तो आपको पता होगा कि इसका आंसर फर्स्ट भी हो सकता है, कल्याण, कल्याणपुर, क्योंकि ये तो दोनों ही था। तो क्योंकि ये दोनों था तो हम किसी एक पे टिक नहीं लगा सकते, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कल्याण एंड कल्याणपुर। आप मुझे कमेंट में जाकर के बताओ कि जो जियोडेटिक सर्वे हो रहा था गंगेटिक प्लेन में 1859 में, वो किस जियोलॉजिस्ट के अंदर में हो रहा था। ठीक है, वो जो जियोलॉजिस्ट थे उनका नाम क्या था, जिसके अंदर में ये सारी चीजें चल रही थी, ये सर्वे हो रहा था, जिसके नेतृत्व में। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच जियोलॉजिस्ट डिड द फर्स्ट स्टडी ऑफ आइसोस्टेसी इन इंडिया। कौन से ऐसे इंडियन जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने आइसोस्टेसी की क्या की, स्टडी करी। ठीक है, तो क्या वो एरी थे, जॉली थे, प्रैट थे, होल्म्स थे। ठीक है, होल्म्स में ईवी होगा इधर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका आंसर कौन सा होगा। मैंने ये पढ़ाया नहीं था, जब हम पढ़ रहे थे पूरा का पूरा चैप्टर, तो उसमें हमारा ये नहीं था। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये भी बताया था कि जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे तो जो चीज़ें छूट गई होंगी हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रैट। ठीक है, ये एक इंडियन थे और फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या करी, आइसोस्टेसी की स्टडी करी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉली, what is considered as the thickness of compensation zone। जॉली के अकॉर्डिंग थिकनेस ऑफ कंपनसेशन जोन क्या है। नॉर्मली तो 100 किलोमीटर माना जा रहा था, लेकिन जॉली आए थे, आपको पता है, उन्होंने जो हेफोर्ड एंड बॉवी का जो वो था उसको कट किया कि 100 किलोमीटर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उतना डिप में जाएगा तो सारी चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो उन्होंने कितना दिया था, ऑप्शन नंबर ए 16, बी 61, सी 160 किलोमीटर और डी 42 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 16 किलोमीटर को एक कंपनसेशन जोन माना गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इन इंडिया द कंडीशन ऑफ आइसोस्टेसिस इज मोस्टली फाउंड इन। ओके, तो कंडीशन ऑफ आइसोस्टेसी इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, फिर कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी बोलो, बैलेंस बोलो, तो क्या वो हिमालयन रीजन है। ऑप्शन नंबर सेकंड, नॉर्थ ईस्ट रीजन, सी इंडस गैंगेटिक रीजन और डी डेक्कन प्लेट्यू। तो ये भी मैंने नहीं बताया था, ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे पूरा चैप्टर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, आंसर याद कर लेना सब लोग कि क्या क्या हो सकता है, एंड आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम लैंडफॉर्म वाज क्लेम्ड बाय। ओके, किसी भी एक लैंडफॉर्म के, ठीक है, किसी एक ही लैंडफॉर्म के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग डेंसिटी है। लाइक कोई भी पहाड़ वहाड़ बना लो, इधर कुछ और डेंसिटी है, इधर कुछ और डेंसिटी है, इधर कुछ और डेंसिटी है। ठीक है, तो ये डेंसिटी ऐसी होती है, मतलब किसी भी एक ही चीज़ में ऐसी डेंसिटी है, क्या उन्होंने
क्या एरी ने ये कहा था, जॉली ने कहा था, प्रैट ने कहा था, या फिर हेस्किनन ने कहा था? तो हेस्किनन का मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैं एक बार बता देती हूँ कि हेस्किनन ने एरी और प्रैट दोनों को मिक्सअप करके, इनके जो दिए हुए कथन थे दोनों को मिक्सअप करके अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेस्किनन। ठीक है, इन्होंने बताया था, क्योंकि ऐसा तो ना तो क्या बोलते हैं हमारे, ना तो प्रैट ने कहा था ना ही एरी ने कहा था, वो दोनों का अलग ही अलग था। लेकिन ये उन्होंने मिलाकर कॉन्सेप्ट दिया कि एक ही जो हमारा लैंडफॉर्म है उसमें अलग अलग पार्ट में भी अलग अलग डेंसिटी पाई जाती है। ठीक है, और अलग अलग लैंडफॉर्म में तो अलग अलग डेंसिटी पाई ही जाती है। तो ये किसने कहा था, हेस्किनन ने कहा था। और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अकॉर्डिंग टू मिनेज इन विच ओशन द फेवरेबल कंडीशन ऑफ आइसोस्टेसिस इज फाउंड मोर। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है ना मोस्टली हमारे इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया में जो आइसोस्टेसी है, बैलेंस है, वो कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे नहीं है। तो अब ओशन की बात करिए, रीजन का तो हमने देख लिया, डेक्कन प्लेट्यू था वो रीजन। अब आइसोस्टेसी ओशन की बात करें तो ना तो पैसिफिक ओशन में है, ना अटलांटिक में, ना आर्कटिक में। ठीक है, मतलब मोस्टली अगर बोलो तो ज़्यादा बोलो तो फेवरेबल कंडीशन आइसोस्टेसी के लिए कहाँ है, इंडियन ओशन में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हु टोल्ड हाई कॉलम लो डेंसिटी, लो कॉलम हाई डेंसिटी। ठीक है, किसने ये कहा था कि अगर हाई कॉलम है तो डेंसिटी उसकी लो होगी, और अगर कॉलम छोटा है तो डेंसिटी उसकी क्या होगी, हाई होगी। तो क्या वो प्रैट ने कहा था, एरी ने कहा था, होम्स ने कहा था, या फिर डटन ने कहा था? तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताओ, आपको शायद पता होगा, ये मैंने बहुत ही अच्छे से बता दिया था। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ओके, तो अभी तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं बता देती हूँ, और जिसको भी आता है ना वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। प्राट ने ये चीज़ कही थी कि हाई कॉलम होगा तो लो डेंसिटी होगी, एंड लो कॉलम होगा तो हाई डेंसिटी होगी। क्योंकि इसको मैंने ना हाईलाइट करके जब पढ़ाते वक्त भी बताया था, इसलिए मैं पूछ रही थी बार बार इसका। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द टर्म आइसोस्टेसी वाज प्रपोज्ड इन विच ईयर बाय अमेरिकन जियोलॉजिस्ट सी डटन। ठीक है, तो ये शायद पता होगा। ऑप्शन नंबर 1859, बी 1889, सी 1959, और डी 1989। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1859, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसको जल्दी से बता दिया। और यही वो थे जिनके द्वारा सबसे पहले ये लाया गया था। ठीक है, टर्म आइसोस्टेसी का यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो 1859 में अमेरिकन जियोलॉजिस्ट सी डटन और हेस्किनन ने 1933 में अपना कॉन्सेप्ट दिया। जॉली ने 1925 में आइसोस्टेसी को अपना मतलब अपनी तरह से उसको बताया। आर्थर होम्स ने 1940 के आसपास। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन था जो कि याद कर लेना चाहिए, शायद इससे क्वेश्चन पूछ दे। और कुछ कुछ क्वेश्चन हमने जो पढ़ा था बुक में उससे रिलेटेड मैंने पूछा, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो रह गया था, जो छूट गया था, मैंने उसको करा दिया। ठीक है, मतलब कोई ऐसा टर्म है, जो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसा एक लाइन है पर्टिकुलर जो कि छूट गया था, वो सारी चीज़ें लगभग मैंने कवर कराने की कोशिश कर दी है। ठीक है, अब हम लॉन्ग आंसर में मिलते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी करेंगे इस चैप्टर का, वो भी ज़्यादा नहीं होगा लेकिन फिर भी हम करेंगे, कुछ क्वेश्चन तो बन जाएंगे हमारे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। एंड अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।